ठीक है। अबाउट वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बारे में जब बात करेंगे तब दो तीन चीजें हमें देखनी है। पहली तो ये डेकार्ट और न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके बाद तो देखो अभी हम जो शुरुआत करेंगे इट विल बी बेसिकली थ्रू हाइजेंस वेव थ्योरी। ठीक है। सो लाइट पार्टिकल नेचर वेव नेचर इसका थोड़ा सा इनिशियल डिस्कशन समझकर जो लॉज हमने ऑलरेडी यूज किए हैं, क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और लाइट सेम रे। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रेशियो ऑफ sin i to sin r ये कांस्टेंट रहेगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है। एंड दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल आर कोप्लेनर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या लाइन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या सही है? कहां से आएगी? अगेन जैसे ऑब्जर्वेशन, तो जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से एंड हर बार वैसे ही आते हैं, ऐसी जो चीजें रहती है उनको कहा जाता है एम्पिरिकल। ठीक है। जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ, थ्योरेटिकल प्रूफ, कोई लॉजिकल आर्गुमेंट ऐसा नहीं रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी करो, ये ऐसा ही होता है। ठीक है। इसके लिए कोई डेटाबेस या ऐसा कुछ ये लॉ, इसकी थ्योरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, न्यूटन का कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऐसी कुछ चीजें नहीं रहेगी जिस पर ये बेस्ड है, उनको कहा जाता है एम्पिरिकल। ठीक है। कि जो कोई लॉजिक नहीं है बट ऐसा होता नहीं है, मुझे पता है, ये एक्सेप्टेड एंड इट इज नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी, उसे किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, वो किसी एग्जिस्टिंग लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। दीज आर एम्पिरिकल। ठीक है। बट हमारे ये लॉज ऐसे एम्पिरिकल नहीं, वी कैन प्रूव दैट विद द बेस ऑफ हाइजेंस वेव। ठीक है। तो इनका प्रूफ हम पहले देखेंगे एंड एक बार हमें ध्यान में आ गया कि लाइट वेव है, तो अगर लाइट वेव है तो वेव का कैसे सुपरपोजिशन होता है, वैसे लाइट का सुपरपोजिशन होगा। सिंगल स्लिट है तो हम उसे इंटरफेरेंस कहेंगे, डबल स्लिट है सॉरी डबल स्लिट है तो इंटरफेरेंस कहेंगे, सिंगल स्लिट है तो उसे डिफ्रैक्शन कहा जाएगा। एंड देन अगर लाइट वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर इसका पोलराइजेशन भी हो सकता है कि एक किसी पर्टिकुलर प्लेन में ही ये वेव का प्रोपगेशन है। सो ये पोलराइजेशन की तरफ हम जाएंगे। एंड ये अगर हो गया पूरा, यहाँ पर हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट के रिवॉल्यूशन में ये प्रिंसिपल्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है। ओके। सो बीम या फ्लो ध्यान में आ गया कि हमें किस डायरेक्शन में किस प्रकार से करना है। ओके चलिए। सो कुछ बेसिक चीजें इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं और हमें पता होनी चाहिए। तो गियर्स के साथ लिखता हूँ डेकार्ट,
तो देखो ये जर्नी कैसा रहा या आगे चीजें कैसे रही। तो इट स्टार्टेड विद साइंटिस्ट था 1637 में सबसे पहले कार्पस्कुलर थ्योरी। उसका क्या कहना था कि लाइट जो है ना ये एक्चुअली बारिश के बूंदों जैसा आता है पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स सारे जिसको नाम दिया कार्पसल्स, और उनके पास ये लाइट की एनर्जी वगैरह लाइट रिफ्लेक्ट होता है। मतलब क्या होता है, एक कार्पसल आया, जैसे एक बॉल आया दीवार पर इंसिडेंट हुआ, वो बाउंस बैक होता है। सो दैट इज कार्पसल्स का रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन। और फिर आप अगर बॉल को ऐसा इस दीवार पर इस डायरेक्शन में मारोगे तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। सो दे कुड इजीली एक्सप्लेन ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस थ्योरी को न्यूटन ने अपने ऑप्टिक्स नाम के बुक में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। और न्यूटन के लिए बहुत अच्छा था बिकॉज़ ही वाज आल्सो वर्किंग ऑन मैकेनिक्स, बॉडीज, मास, उसके लॉज ऑफ मोशन। सो जिस प्रकार से मोमेंटम ट्रांसफर होता है और कोलिजन होता है, उस प्रकार से कार्पस्कुलर का कोलिजन एक्सप्लेन किया। एंड इट वाज उस वक्त न्यूटन एक बड़ा साइंटिस्ट, न्यूटन की थ्योरी ये सब एक न्यूटन का एक ऑरा बन गया। सो न्यूटन ने इतनी सब चीजें सही कर दी है, ग्रेविटेशन उसने एक्सप्लेन कर दिया, तो ऑब्वियसली ऐसा लगा कि न्यूटन की कह रहा है ये भी सही है। एंड अब इस बार ये 37 to 78 this is not more than 40 years 41 years आ रहे। सो साइंटिस्ट ने यहाँ पर 1678 में अपना वेव मॉडल एस्टैब्लिश किया। उसने कहा था कि लाइट या एक्चुअली वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। बट एज जिस हम कह रहे न्यूटन का हो रहा था, ये रिफ्लेक्शन वाली चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो रही थी। और जैसे हमने बिल्कुल पहले क्लास में बात की, रिफ्लेक्शन तो हमें समझ में आ सकता है, एक बॉल आया दीवार पर इंसिडेंट हुआ, रिबाउंड होकर वापस आया। रिफ्लेक्शन को कैसे समझे, तो हमने कहा था कि कुछ रिबाउंड होके एंड कुछ आएंगे। ठीक है, तो न्यूटन ने वही कहा था कि रिफ्रैक्शन जो होता है, जैसे वाटर के केस में हम कहते हैं कि हमें हमारा रिफ्लेक्शन की हमारी इमेज दिखती है, एट द सेम टाइम उसका बेस भी दिखता है। इसका मतलब क्या कहता है, सब बेस विच आर गोइंग टू द बेस या बेस से कुछ रिफ्लेक्ट होकर अपने पास पहुंच रहा है, सो दैट मटेरियल इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसमिशन हो रहा है एंड हमारी इमेज दिख रही है, मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। सो न्यूटन ने भी वही कहा, न्यूटन का कहना वही था कि इस कुछ कार्पस्कुलर जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके कारण आपको इमेज दिखती है, कुछ ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके कारण आपको बेस दिखता है। ठीक है, एंड इनके थ्योरी में कार्पस्कुलर थ्योरी में ऐसा कहा था कि जैसे देखो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड ऐसे केस में लाइट विल बेंड टुवर्ड, तो आर्गुमेंट था कि व्हेन लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसका बेंडिंग जो होता है वो होगा। वो उन्होंने कहा था, सिर्फ उनका कहना ऐसा था कि जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अकॉर्डिंग टू कार्पस्कुलर थ्योरी। ऐसे ही उसी समय अपना वेव मॉडल दिया, उसने कहा कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उसके लगभग 125 साल के बाद यंग्स ने यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आईडीएसी और स्लिट ली थी, मतलब इस प्रकार की ऐसी छोटी छोटी गैप थी, इसके पीछे उसने लाइट का सोर्स रखा। तो यहाँ से जो लाइट वेव जा रही है उसका एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन होने के बाद हमने देखा है मोड्स एंटी मोड्स फॉर्म होते हैं। कुछ जगह पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ जगह पर कम होती है। लाइट के केस में इंटेंसिटी ज्यादा और कम होगी तो क्या होगा, जहां इंटेंसिटी ज्यादा वहां पर ब्राइट दिखाई देगा, जहां पर कम वहां पर ब्राइटनेस कम रहेगा, डार्क पोर्शन रहेगा। सो बिल्कुल वैसे ही अल्टरनेट डार्क एंड लाइट का है कि वाईडी एसिड में या स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिखाई। यह साइंटिस्ट का नाम डबल मतलब दो स्लिट्स है। स्लिट मतलब क्या है, जैसे ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज द काइंड ऑफ स्लिट, ये क्या है, यहां से लाइट आते हुए दिख रहा है आपको। ठीक है, तो
दिस इज स्लिट। अब इसकी थिकनेस कितनी कम हो सकती है, तो आपके रेजर के एज, ये तो बहुत बड़ी गैप है, एकदम छोटी सी गैप है, तो उसे स्लिट करेंगे और वहां से हमें इस प्रकार से अल्टरनेट लाइट एंड डार्क पैटर्न का पैटर्न दिखाई देता जाएंगे अब इसे डीटेल में पढ़ना। सो अगेन दिस काइंड ऑफ सुपरपोजिशन के बाद इंटरफेरेंस होता है, इसका नेचर है, वेव्स का नेचर है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है, बट स्टिल वेव चेंजिंग वाज नॉट क्लियरली एक्सेप्टेड बिकॉज़ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लाइट को सन से आता है और अंदर जो वेव्स बता थी दोस वेयर मैकेनिकल वेव्स, और मैकेनिकल वेव्स को एक आधा बिना कोई मटेरियल मीडियम लगता है ट्रांसमिशन के लिए, और वैक्यूम से आते वक्त ये वेव्स कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, और इसलिए फिर लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि वेव्स तो वैक्यूम से प्रोपोगेट नहीं होती है, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, सॉलिड मीडियम चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, एयर चाहिए, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, और वो यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा था, इसलिए ये मॉडल्स एक्सेप्ट करने में लोगों के मन में स्टिल ठीक है। फिर 1855 में मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को एस्टैब्लिश होने में, वेव्स को प्रोपगेट करने में कोई मटेरियल मीडियम की नेसेसिटी जरूरत नहीं है, एंड दिस वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू लाइट, और इसलिए लाइट वैक्यूम से ट्रैवल हो सकता है। ये 1855 में रियलाइज होना शुरू हुआ। सो लाइट का वैक्यूम से लाइट आ सकता है क्या, सो नॉट द लाइट को हम नहीं कहेंगे, वैक्यूम से वेव्स ट्रैवल हो सकती है, ऐसा कहना, ऐसा एक्सेप्ट करना शुरू हुआ, एंड फिर लाइट का वेव नेचर हो सकता है क्या, इसके बारे में हम फिर से सोचने लगे, एक्सेप्ट करने लगे, यस इफ वेव कैन ट्रैवल टू वैक्यूम, सो ये वैक्यूम से आने वाली चीज जिसको हम लाइट कहते हैं, इसका वेव नेचर हो सकता है बिकॉज़ इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। एंड फिर हर्ट्ज ने 1890 में एंड जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस एंड मार्कोनी ने इस प्रकार की वेव्स जनरेट करके दिखाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स। सो फिर ये एक्सेप्ट किया गया कि यस वेव्स कैन प्रोपोगेट इवन टू वैक्यूम। सो लाइट जो सन से आ रहा है उससे प्रोपोगेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं है अगर हम उसे वेव कंसीडर करते हैं तो। ये सभी चीजों को एक बार फिर से देखा कि एक बार जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पिक्चर में आ गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है ये लाइट के स्पीड के साथ मैच होने लगी, और फिर लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या और होने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि सभी चीजें मैच हो रही है, वो इस प्रकार से इंटरफेरेंस दिखा रही है, व्हिच इज अ वेव का नेचर, लाइट इंटरफेरेंस दिखाता है, वैक्यूम से प्रोपोगेट होता है स्पीड ऑफ लाइट, एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड मैच हो रही है। सो ये सब होने के बाद लोग एक्सेप्ट करने लगे एक्चुअली लाइट का वेव नेचर होना भी सही हो सकता है। नॉट ओनली दैट, ये रिफ्रैक्शन में जो दिक्कत थी हमने देखा है पहले चैप्टर में जब ये पढ़ा था, जब रेयर अर्थ टू डेंसर जाता है कहां पे होता है, कहां पे होता है टुवर्ड्स नॉर्थ। अब रेयर अर्थ टू डेंसर दूसरे मीडियम की स्पीड ज्यादा रहेगी, दूसरे मीडियम की स्पीड ज्यादा रहेगी। रेयर अर्थ में यहाँ की स्पीड अगर v1 है, यहाँ की स्पीड v2 है, तो हमें पता है v2 इज स्मॉलर देन v1, ठीक है। जब लाइट में ऑप्टिकली दिया जाए तो ऑप्टिकल लेक्चर और जब ज्यादा स्पीड वाले मीडियम से कम स्पीड वाले मीडियम में जाता है तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, वेलोसिटी इंक्रीजेस। एक्चुअली व्हेन लाइट बेंड्स, light is bending towards north, its speed is increasing in that region। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था। सो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था कार्पस मिलर थ्योरी का, लाइट अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, रियलिटी कुछ अलग है।
और फिर ऐसे केस में ये न्यू मॉडल एक्सेल करना ज्यादा सही होता है। तो इसलिए जब हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा तब हमने इसका लॉजिकल आर्गुमेंट में ऐसे लॉज ये नहीं, हमने कहा ये लॉज है और फिर उसके ऊपर बेस्ड हमने आगे की चीजें कैसे होती है, डिफ्रैक्शन कैसे होगा, प्रिज्म के थ्रू कैसे होगा, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करेगी, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कैसे बिहेव करेगी, ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया। लॉज कहां से आए हमने डिस्कस किया नहीं किया, यहां तक करते हैं। तो ध्यान में आया ओवर एक लोग लगभग 1630 1890 या इवन 19th सेंचुरी। तो इस पूरे कितना समय है ये लगभग 250 इयर्स, तो 250 इयर्स में ये लाइट की थ्योरी डेवलप हुई है जो आज हम एक्सेप्ट करते हैं, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या लिमिटेशंस थी पहले, क्या बनना था, आज एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व हो रहा है और इसे कैसे प्रूव करना है। ठीक है, ओके चलो कुछ चीजें लिख लेते हैं। ये चार्ट आपके पास रहने दो, इसकी दिक्कत क्या होती है। सो देखो corpuscular model of light, corpuscular model of light. Initially it was assumed that light travels in the form of corpuscles light will travel in the form of corpuscles, that is particle nature, that is particle nature. By Descartes, and he also obtained Snell's law, and he also obtained Snell's law, SNELLS, Snell's law, and concluded that if ray of light is bending towards normal, after refraction, then speed of light would be greater in sacred medium. Newton further developed this theory
theory often attributed to Newton. Newton further developed this theory, and this theory is often attributed to Newton. इसलिए इसे न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी इस नाम से भी पढ़ा जाता है, जाना जाता है. Often attributed to Newton. ठीक है. In 1678, Huygens put forward wave theory of light. In 1678, Huygens put forward wave theory of light and satisfactorily explained reflection and refraction. However, this theory predicted that if light is bending towards normal after refraction, if light is bending towards normal after refraction, then speed of light is smaller in second medium. Speed of light is smaller in second medium. Speed of light is smaller in second medium. Also, smaller in second medium. Further, rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light and authority of Newton needed acceptance of wave theory of light. Delayed acceptance of wave theory of light till Maxwell put forth his electromagnetic theory. Maxwell put forth his electromagnetic theory, where speed of light and speed of electromagnetic waves
speed of light and speed of electromagnetic waves. Approximately match each other. And people started believing the nature of life. ठीक है? People started believing the nature of life. तो इन जनरल आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसलिए ये सभी चीजें हमने लिखी है. ठीक है? Here पहले उन्होंने डेकार्ट ने एक्चुअली न्यूटन कार्टेशियन थ्योरी थी, इसने स्नेल्स लॉ भी दिया, लाइट का बेंडिंग भी बताया रिफ्रैक्शन में. सिर्फ इनका कहना ऐसा था कि अगर लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए. न्यूटन ने इसे एक्सप्लेन किया थ्रू हिज बुक ऑप्टिक्स. 1678 में हाइजेंस ने वेव मॉडल दिया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को बढ़िया से बताया, बट लोगों ने इसको तब तक एक्सेप्ट नहीं किया था. और इसमें एक चीज अलग थी कंपेयर टू कार्टेशियन थ्योरी, कि लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, वेलोसिटी कम है, ऐसा हाइजेंस का कहना. तो ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट थे, इसका प्रभाव ज्यादा था, इसलिए लोग इसको ही मानते हैं. फिर इंटरफेरेंस मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स 1801 में ध्यान में आया. स्टिल दिक्कत थी कि अरे यार वेव नेचर है, ये कैसे एक्सेप्ट किया जाए. फिर मैक्सवेल ने जब अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वैक्यूम से ट्रैवल होती है ये बताया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड को मैच कर रही थी, मतलब लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, लाइट का वेव नेचर है क्या, इसलिए इनका सुपरपोजिशन होकर इंटरफेरेंस भी है क्या. तो इसके फिर से सोचने लगे, और अगर ये सही ध्यान में आ रहा था, ये पार्टी कार्टेशियन थ्योरी ने बताया हुआ जो था उसके एग्जैक्टली अपोजिट ऑब्जर्वेशन आ रहे थे, और फिर इस वेव थ्योरी का एक्सेप्टेंस बढ़ गया. 200 साल लग गए. तो चाहते हैं 10-15 सालों में दुनिया पेरेंट्स चाहते हैं बस आगे अपना भी बिना की बदलना. समझ आता है? चलो एनीवेज, तो अब जरूरत है कि हाइजेंस ने एक्चुअली बताया क्या, कि ऐसी क्या थ्योरी उसने बताई, और उसके थ्रू ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को कैसे किया ये देखते हैं. सो लेट्स राइट इसका प्रिंसिपल क्या था. सो पहले लिख लेते हैं व्हाट इज वेव फ्रंट. वेव फ्रंट कैसे रहेगी, लिखता हूं फिर oscillates in space. Called as
क्या है वेवफ्रंट मतलब? लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच ऑसिलेट्स इन फेज इज कॉल्ड एज वेवफ्रंट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। एक सेकंड रुक जाओ। बकेट नल के नीचे होती है, एक ड्रॉप गिरता है या कुएं में पत्थर फेंको, क्या होता है? रिपल जनरेट, और वो सर्कल बाहर की तरफ जाता है क्या? ठीक है, वो जो सर्कल है ना, जो एक साथ ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, इट इज एक्चुअली वेव। इसके सभी पार्टिकल, मतलब ये ऐसा सरफेस है, यहाँ पर पत्थर गिरा, तो ये जो सर्कल बना है, इस यहाँ के सभी पार्टिकल नॉर्मल सरफेस से थोड़े ऊपर आए होंगे, या आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो शायद से नीचे रहते हैं। ठीक है, सो ये सभी पार्टिकल ऊपर आए हैं, मतलब सभी की फेज ऑफ ऑसिलेशन सेम है। तो ऐसे सभी पॉइंट्स जिनकी फेज सेम है, सभी पॉइंट ऊपर आए हैं, सो ऐसे सभी पॉइंट जिनकी फेज सेम है, इनको कहा जाता है वेवफ्रंट। वेवफ्रंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। अभी अगर हम इसे वेवफ्रंट कह रहे हैं, तो ये वो सरफेस है जहां पर फेज कांस्टेंट है। थोड़ी देर के बाद ये डूब जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी इनकी फेज कांस्टेंट रहेगी। फिर हमने क्या कहा? द स्पीड विथ व्हिच वेवफ्रंट मूव्स आउटवर्ड, ऑब्वियसली ड्रॉप, यहाँ पर पत्थर गिरने के बाद ये बाहर की तरफ जाएगा। ये बाहर जाने की जो स्पीड है, इट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ वेव। ये पिक्चर में बड़े अच्छे से लिखा है। वो ऊपर से कोई तो बॉम्ब डालते हैं, या कोई तो वोल्केनिक इरप्शन होता है, एंड वो वेव प्रोपोगेट होती है। ठीक है, वो वेव प्रोपोगेट जिसे हम कह रहे हैं, दैट इज एक्चुअली वेवफ्रंट प्रोपोगेटिंग। ठीक है, ये वेवफ्रंट की स्पीड उस वेव की स्पीड है। जब पिक्चर में तबाही मचती है ना, तब ये होता है। एंड देन द एनर्जी ट्रैवल्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। जैसे यहाँ पर ड्रॉप गिरा, ये मेरा वेवफ्रंट है, ये ऐसे ऐसे बाहर जा रहा है, तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी है। सरफेस ये है, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी है। ठीक है, पक्का? तो ये वेवफ्रंट के रिलेटेड चीजें जो हमेशा हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर इंटरफेरेंस बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। बकेट को थोड़ा नीचे लेकर चलो, बकेट की जगह टर्ब लो, मतलब नीचे का बेस और ऊपर का पानी इसके हाइट कम रहेगी। ऊपर से एक आधा ड्रॉप या पत्थर ऐसा उसको डालो कि रिपल जनरेट होंगे, जाकर टकराएंगे, टकराने के बाद वापस आते हैं। यहाँ पर फिर से एक आधा ड्रॉप अगर आपने डाला होता, तो ये सेकंड वेव जनरेट करेगा। फिर ये जाने वाली वेव और इधर से आने वाली वेव, इनका सुपरपोजिशन। और आप नीचे देखोगे, आपको कुछ पार्ट मिलेगा जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, कुछ पार्ट मिलेंगे जहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम। ठीक है, करके देखना। सो आगे हम वेवफ्रंट मतलब क्या है जानेंगे। अब इसका फायदा, ये हमारे साइंटिस्ट ने दिया, उसने क्या कहा कि अगर वेवफ्रंट मतलब इसके सभी पॉइंट्स ये सेम फेज में है, उसने अब क्या कहा? उसने कहा इस सरफेस का एवरी पॉइंट, देखो वेवफ्रंट जनरेट होने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए। ड्रॉप गिरा, बॉम्ब गिरा, किसी ने तो वाइब्रेट किया, मैग्नेट तब किया, एक झटका दिया स्प्रिंग को, कुछ ना कुछ तो सोर्स चाहिए। तो एक सोर्स रहेगा जो वेव जनरेट करेगा, वेवफ्रंट जनरेट करेगा। अब ये जो वेवफ्रंट है, इसके ऊपर का ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स। सोर्स का काम क्या है? वेवफ्रंट जनरेट करना। अब इस वेवफ्रंट का एवरी पॉइंट ये सोर्स करके एक्ट कर रहा है, तो ये भी तो वेव जनरेट करेगा। और ये भी इस मटेरियल में जो स्पीड है लाइट की, उस स्पीड के साथ यहाँ की जो वेव जनरेट हो रही है वो ट्रैवल करेगी। ठीक है, सो इन आफ्टर टाइम t, छोटा सा, अगर यहाँ की स्पीड v है, तो यहाँ से जनरेट होने वाली सभी वेव्स vt इतना डिस्टेंस दूर जाएगी। पॉइंट सोर्स है तो सभी डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में वेव्स जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। फिर उसने क्या कहा? इस वेवफ्रंट के सभी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स करके एक्ट कर रहे हैं।
सोर्स है मतलब ये वेव जनरेट कर रहे हैं जो कि सेम वेलोसिटी से इस मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर इन वेव फ्रंट्स को आप कॉमन टेंजेंट निकालते हो, इसको अगर आप कॉमन टेंजेंट निकालते हो तो एक्चुअली ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट था हमारा जिसके ऊपर ये पॉइंट सोर्सेस करके एक्ट कर रहे हैं, इस वेव फ्रंट की t समय के बाद की पोजीशन ये रहने वाली। सो बेसिकली ये वेव t समय के बाद कहाँ जाएगी, इसका शेप नेचर कैसा रहेगा, ये प्रेडिक्ट करने का काम है। इसलिए उसने कहा क्या, each and every point on the wavefront act as source which also generates secondary wavelets which travels in the medium with same velocity। कुछ भी नहीं, ये वेवफ्रंट है, इसके ऊपर ये पॉइंट सेकेंडरी सोर्स करके काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सोर्स करके काम कर रहे हैं तो वहां से वेव्स वेवलेट्स निकल रहे हैं। वेव्स के जगह वर्ड यूज किया है वेवलेट्स, और ये वेवलेट्स जो निकल रही है वो सेम वेलोसिटी से मीडियम पे ट्रैवल करेगी। और t समय के बाद अगर आपने ये जो वेवफ्रंट वेवलेट्स निकली है उनको कॉमन टेंजेंट निकाला तो ये जो हमारा वेवफ्रंट होगा कोई तो p नाम का, इसकी नेक्स्ट पोजीशन p डैश आपको दिख जाएगी। क्या सही है? ठीक है, बिल्कुल कुछ भी रॉकेट साइंस में बिल्कुल सिंपल है। एक वेवफ्रंट ट्रैवल करता है, उसके ऊपर के सभी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स करके एक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी सोर्स करके एक्ट करेंगे तो वो वेवलेट्स एमिट करेंगे। वो वेवलेट्स उस मीडियम में इसकी जो स्पीड है, बेसिकली लाइट की जो स्पीड है उस स्पीड से ट्रैवल करेंगे। और अगर उस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप थोड़े समय के बाद इस वेवफ्रंट की पोजीशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। दैट्स इट। ये है, ओके, इसे लिखते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल बड़ा लंबा है, इसलिए मैं लिखने के लिए मिस्टेक करता हूँ। Each point on the wavefront, Huygens principle, Huygens principle, क्या कहता है ये? Each point on the wavefront is the source of secondary disturbance. Is the source of secondary disturbance. Each point on the wavefront is the source of secondary disturbance. And the wavelets emanating emanating मतलब emanating मतलब स्टार्ट होने वाली, emanating from these points spread out in all directions, spread out in all directions with the speed of wave. These wavelets are called as secondary wavelets. These wavelets are called as secondary wavelets. And if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront. We obtain new position of the wavefront
at later time. So basically वेवफ्रंट की पाथ की पोजीशन ऑब्टेन करने का तरीका इसके प्रिंसिपल में हमने दिया है। जैसे है, ठीक है। अब एक चीज सिर्फ हमें ध्यान में आनी चाहिए, ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से किस प्रकार की वेव जेनरेट होगी? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब थ्री डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो बहुत दूर वाले डिस्टेंस पर जाकर, बहुत दूर वाले डिस्टेंस पर जाकर ये वेवफ्रंट कैसे बनेगा? ऑलमोस्ट प्लेन। तो इनफाइनाइट सोर्स पर रखा हुआ पॉइंट सोर्स, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ पॉइंट सोर्स, यहां से एमिट होने वाली वेवफ्रंट से स्फेरिकल रहेगी। बट एक बहुत दूर वाले डिस्टेंस पर ये स्फीयर्स इतने बड़े बनने वाले हैं कि उसका छोटा सा पोर्शन अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो प्लेन वेवफ्रंट रहेगा। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? यहाँ का एवरी पॉइंट इज एक्टिंग एज सेकेंडरी सोर्स। ये यहाँ पर इस प्रकार से सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स की जो स्फीयर है, इसको आप अगर कॉमन टाइमलेट निकालते हो तो ये छोटा सा टी समय जो है उसके बाद ये वेवफ्रंट बाहर रहेगा, ये आप बता सकते हो, ठीक है। पक्का? ओके। अगर ये सब हमें क्लियर है तो मैं फटाक से आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को इसने कैसे एक्सप्लेन किया बताता हूँ। तो क्या आप वेवफ्रंट की पाथ की पोजीशन निकाल पाओगे? प्लेन है तो भी निकाल पाओगे, स्फेरिकल है तो क्या करोगे? स्फीयर के ईच पॉइंट को आप सोर्स कंसीडर करोगे और क्या निकालोगे? सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? इनको कॉमन टाइमलेट मतलब ये लगाकर स्फीयर निकालना होगा, मतलब थोड़े समय के बाद की पोजीशन रहेगी। पक्का? सो बेसिकली अगर इस मीडियम में वेलोसिटी पता है तो थोड़े समय के बाद हमारा वेवफ्रंट कहां रहेगा हम निकाल पाएंगे। बस इसकी ही हमें जरूरत है। तो देखो क्या होगा, लेकिन इसको लिखेंगे तो लिखेंगे तो आज सिर्फ समझ, दोनों भी बड़े आसान। तो देखो इसने क्या कहा, ये कोई मेरा सरफेस, ठीक है। इस सरफेस पर ये कोई ऑब्जेक्ट वेवफ्रंट आता है, ठीक है। ये ऐसे पैरेलल आगे आगे जा रहा है। अब ये कंडीशन आ गई, ये वेवफ्रंट ए बी इसे इसके ए पार्ट पे सरफेस को टच कर, ठीक है। अब बी पार्ट को सरफेस को पहुंचने के लिए कुछ समय लगने वाला है। अगर इस मीडियम में वेलोसिटी है v पर तो इसे सपोज v1 की इतना समय लगेगा ये यहां तक पहुंच जाए, बट उतने समय में अब ये वेवफ्रंट है, मतलब a से b तक सभी जो पार्टिकल्स है या सभी जो पॉइंट्स है दे ऑल हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। अब b से c तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है? जब ये b पर था तब a सरफेस पर ऑलरेडी पहुंच गया, B से C वाला ट्रायंगल जो है ये V1 जिस मीडियम में वेलोसिटी है वहां पर हुआ, A से आगे मेरा दूसरा मीडियम है, सही है। यहाँ पर वेलोसिटी V2 है। सो अब यहाँ का पॉइंट जैसे B सेकेंडरी सोर्स करके एक्ट कर रहा है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट कर रहा है V1 वाले मीडियम पे, वैसे A वाला पॉइंट क्या करेगा? ये भी तो सेकेंडरी सोर्स करके एक्ट करेगा, ये भी तो सेकेंडरी वेवलेट से एमिट करेगा, बट उनसे मीडियम में करने वाला है V2 वाले मीडियम,
ठीक है। अब अगर ये v2 वेलोसिटी कम है तो ये उतने समय में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कैसे ही अब ये यहाँ पर पहुंच गया टी पॉइंट पर कितने समय में, टी समय में। ठीक है, सो क्या डी एंड सी विल बी सेम प्लेस। देखो टी समय के बाद जितनी इसकी साइकिल, जितनी इसकी ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है, ये यहाँ तक सी तक पहुंच गया। इसी समय में इसने भी v2 टी का डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब जो ए की फेज थी वही अब डी की फेज है, और जो बी की फेज थी वही अब सी की फेज है। ए और बी की फेज अगर सेम है तो सी एंड डी की फेज सेम होनी चाहिए। नाउ सी एंड डी विल बी योर वेव फ्रंट। अब सी भी सेकंड मीडियम में है, डी भी सेकंड मीडियम में है, अब ये आगे पैरेलल ट्रैवल करेगा। ऐसे ही अगर v2 वेलोसिटी ज्यादा रहती तो क्या होता, अगर v2 वेलोसिटी ज्यादा रहती तो ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल सही है। और ये अगर सेम फेस में तो अब ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ऐसा कब होता, v2 की ज्यादा रहती, क्या सही है, क्या यही हमने कहा था क्या, अगर v2 वेलोसिटी ज्यादा है, ये डेंसर टू रेयरर जाता है तो इट विल मेक अवे फ्रॉम सॉलिड। अगर ये रेयरर टू डेंसर जाता है, ये डिस्टेंस कम है तो इट विल मेक टुवर्ड्स सॉलिड। और यही अगर आप रिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट करते हो तो यही ऑब्जर्व होता है। अब यहाँ से लॉ कैसे वेरीफाई होता है देखो एक बार। ये हो गया मेरा एंगल आई, ये एंगल कितना हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये 90 डिग्री का, सो दिस विल बिकम 90 माइनस r, और ये भी तो 90 डिग्री है और ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा 90 है, तो ये क्या एंगल हो जाएगा i, क्या सही है पक्का। अगर ये r है तो ये हो जाएगा 90 माइनस r, ये भी 90 है तो ये हो जाएगा r, क्या सही है। क्या मैं sin i की वैल्यू लिख सकता हूँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ac, sin r की वैल्यू लिख सकता हूँ अपोजिट ad अपॉन ac, बट bc मतलब क्या है b1t, ad मतलब क्या है b2t, इन दोनों का रेशियो ले sin i अपॉन sin r इक्वल टू b1t अपॉन ac अपॉन a2t अपॉन ac, ac में ac को पाया t दोनों के लिए सेम है तो ये बन गया v1 अपॉन c। क्या इस मीडियम में वेलोसिटी चेंज होती है क्या, क्या इस मीडियम में वेलोसिटी समय के साथ चेंज होने वाली है क्या? मतलब ये रेशियो वही तो कहा सेल्स लॉ में sin i अपॉन sin r का रेशियो कांस्टेंट। अगर r एंगल छोटा है, अगर r एंगल छोटा है तो sin r की वैल्यू छोटी रहेगी, इसका मतलब नेगेटिव वेट टुवर्ड्स नॉर्मल, r की वैल्यू sin r छोटा है। पक्का, मतलब जो हमारा कहना था कि v2 अगर कम है तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, या इफ दिस लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, इसका मतलब मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम रहेगी, जो भीतर के कार्टेसियन के लिए एग्जैक्ट है।
बट जैसे हम देख रहे हैं इसमें कुछ भी एक मैजिक का प्रिंसिपल हमने छोड़ दिया। दूसरा कुछ ऐसा है कि जो एवरेट एजम्पशन है, सही, t समय में ट्रैवल होने वाला डिस्टेंस v/t वेलोसिटी, राइट, sin r sin r ये रेशियो भी मैथमेटिकल है, मतलब एजम्पशन है क्या कुछ इसमें, ठीक है, तो इसे साइंटिफिक थ्योरी पर बेस्ड, ठीक है, पता। सिमिलरली हम ये बिल्डिंग अभी वाला पार्ट भी कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे लिखते हैं, कल ये दोनों प्रूफ देखकर फिर